तो जो घरों में आप लोग जो देखते हैं कि फैन हमारा ऑन होता है, वही हमारा स्विच कहलाता है। बेसिकली ये हमारा टैप स्विच है, यानी कि पहले ये यूज होता था, हालांकि इसको छोड़ देते हैं। टैप की और प्लग की में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको हम लोग स्विच भी बोलते हैं या की भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं या की भी बोलते हैं। अगर की या स्विच को रिप्रेजेंट कराना हो तो हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ठीक होगा। अगर इसमें देखिए, इसमें अगर बीच में कोई सर्कल नहीं है या कोई भी डॉट नहीं है तो ये हमारा कैसा रहेगा, ओपन स्विच रहेगा, ओपन स्विच। और अगर ये स्विच किसी सर्किट में लगा हुआ है तो उस सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। ठीक इसी तरह से ये जो स्विच है ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब कि पावर ऑन है और ओपन का मतलब कि पावर ऑफ है। यानी अगर मैं कहूं कि पंखा चल रहा है तो ये कैसा सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है। और अगर मैं कहूं कि पंखा रुक गया है तो ये कैसा सर्किट है, ये एक ओपन सर्किट है। यानी ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा, लेकिन क्लोज्ड सर्किट में करंट का फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस में करंट का फ्लो कैसे होता है, बेसिकली जहां अभी मैं बता रहा था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इसमें कोई भी अगर कंपाउंड है या कंपाउंड की जगह मैं कुछ भी कहूं, फॉर एग्जांपल ये बैटरी है हमारी और ये बैटरी हमारी अटैच्ड है किसी भी एक कंडक्टर से और यहाँ पे एक की लगा हुआ है, तो इसमें जो कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अरेंज नहीं होते हैं, वो जो है कैसे होते हैं, वो अरेंज नहीं होते हैं, अनअरेंज्ड होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन्स को एक फॉर्म में अरेंज कर देता है, जिसके चलते करंट का फ्लो हमारा स्टार्ट हो जाता है, करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि ये जो वायर है ये क्या कराता है, अगर वायर डायरेक्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अरेंज कर देता है, जिसके चलते हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाती है। कब, जब हमारा सर्किट क्लोज्ड हो, क्लोज्ड यानी कि क्लोज्ड स्विच से कनेक्टेड हो, ओपन की से कनेक्टेड न हो। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। इससे हम लोग अपने रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों आपकी जरूरत की चीज नहीं है, ये और ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसका मतलब है रेजिस्टेंस। यानी किसी भी सर्किट में अगर हमें रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। ये हमारा क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। हम लोग जो है इस डाउट को बिल्कुल क्लियर करेंगे, जितनी जल्द हो सकेगी हमारी टीम जो है आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, रियोस्टेट और वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, ये जो है दोस्तों, ये रियोस्टेट का साइन है। कई जगह रियोस्टेट को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कराते हैं इस तरीके से, और कई जगह रियोस्टेट जो है ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है इस एरो से। इस रियोस्टेट का मतलब क्या है दोस्तों, कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए हुए हम लोग कंडक्टर के रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो पिन है, इस पिन को अगर मैं स्लाइड करूं इस तरफ तो हो सकता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि इस तरफ अगर रेजिस्टेंस कम होने की कैपेबिलिटी होगी तो इस तरफ स्लाइड करने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर मैं ऑपोजिट साइड की तरफ स्लाइड करूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं, अपनी जो है बेनिफिट के लिए करते हैं कि बार बार हमें पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज ना करना पड़े और हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज कर सकें। किस लिए, किसके चलते या किसके थ्रू, इस वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट के थ्रू। ठीक है, एमीटर क्या होता है बच्चों, एमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से और वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करने के काम में आता है, और एमीटर कभी भी अगर किसी सर्किट में लगा हुआ है तो वो सीरीज में लगा हुआ है और सीरीज में लगा हुआ रहेगा। और वोल्ट मीटर की बात करूं तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है,
हाँ, स्टॉप करिए, स्टॉप करिएगा तब ना। तो वोल्ट मीटर जो है दोस्तों वो पैरेलल में लगा हुआ होता है और सीरीज में हमेशा क्या लगा हुआ रहेगा, एमीटर लगा हुआ रहेगा। वोल्ट मीटर और एमीटर पैरेलल और सीरीज क्या होता है, अभी आपको कुछ देर में डिस्कशन हम लोग इसके बारे में करेंगे, मैं करूंगा, जिससे आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्या होता है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल बात करें वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस के मेजर करने के काम आता है और एमीटर जो है उस सर्किट में कितना करंट है इसको मेजर करने के काम आएगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा एमीटर हमेशा सीरीज में लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब बात करें हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट की कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। तो इट इज द सर्किट डायग्राम और ड्राइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर कंपोनेंट्स आर शोन यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स एंड आर कनेक्टेड बाय लाइंस। इसमें जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो है डायग्राम से शो किए जाते हैं और जो वायर्स होते हैं वो लाइन से शो किए जाते हैं, सिंबल से शो किए जाते हैं। ठीक है, बेसिक पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर सोर्स, कंट्रोल, कंडक्टर्स एंड कंपोनेंट्स। सोर्स का मतलब उस पर्टिकुलर सर्किट में जो है करंट कहां से आ रहा है, वोल्टेज कहां से आ रहा है। तो सोर्स का मतलब क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस को दे रहा होगा वो हमारा सोर्स हो जाएगा। और आप सबको पता है मेरे बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आती है, वो बिल्कुल बैटरी से आती है। ठीक है, कंट्रोल का क्या मतलब है बच्चों कि क्या हम लोग इस सर्किट को जो है कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कंट्रोल यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये फैन चल रहा है हमारा और ये फैन हमेशा चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है जब तक इसमें सोर्स लगा हुआ है, यानी कि इस पर्टिकुलर सर्किट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इस सर्किट में अगर मैं एक की को लगा दूं, एक स्विच को लगा दूं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग जब हमारा मन करेगा तब हम इस फैन को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, स्विच हो गया मेरे बच्चों। कंडक्टर्स का मतलब क्या हो गया, कनेक्टिंग वायर्स हो गए जो कि कंडक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ये किससे बने होते हैं, ये बेशक मेटल से बने होते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके चलते मेटल्स क्या कराता है, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है, या मेटल्स क्या कराता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। क्यों, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया, उसमें क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है मतलब लाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब हमारे कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स जैसे रजिस्टर, बल्ब, एमीटर, वोल्ट मीटर, ईटीसी, ये सब हमारे कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है वोल्ट मीटर और एमीटर में मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एमीटर क्या होता है, एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना हो और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना हो तो हम लोग एमीटर को लगाते हैं किसमें, सीरीज में। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और एम्पियर को रिप्रेजेंट किससे कराते हैं, कैपिटल ए से कराते हैं। यूनिट और वोल्ट मीटर क्या है मेरे बच्चों, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच वोल्ट मीटर का काम है वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। किसी भी दो पॉइंट के बीच अगर हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो उस दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कौन बताएगा, वोल्ट मीटर बताएगा। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज V। जो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वो V होती है और उसको हम लोग वोल्ट कहते हैं। ठीक है, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट कंपोनेंट। एमीटर हमेशा किस में रहेगा, सीरीज में रहेगा, और वोल्ट मीटर हमेशा किस में रहेगा, पैरेलल में रहेगा। अभी हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे बस कुछ देर में। यहां आप समझिए कि ऐसा क्यों है कि ये सीरीज में किया जाता है, क्योंकि इन सीरीज द सेम करंट फ्लोज थ्रू द एमीटर एंड द कंपोनेंट। कोई भी सर्किट अगर हमारा सीरीज में है तो उसमें करंट जो है वो बिल्कुल सेम होगा, यानी जो करंट हमारी इनपुट होगी वही करंट हमारी आउटपुट करंट भी होगी। यानी कि अगर 3 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो कर रहा है या इनपुट है तो आउटपुट भी हमारा कितना होगा, एग्जैक्टली 3 एम्पियर का करंट होगा। कब, जब हमारा सर्किट कैसा है, सीरीज का है, सीरीज का जब हमारा सर्किट है तो। ठीक है,
अगर मैं बात करूं किसकी, एमीटर की, तो एमीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल में हम लोग ए लगा देते हैं तो इससे हमें मालूम चल जाता है कि ये हमारा एमीटर है, और सर्कल में अगर हम लोग वी लगा देंगे तो इससे हमें मालूम चल जाएगा कि ये हमारा वोल्ट मीटर है। ठीक है, अब इसी से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन अ सर्किट डायग्राम। यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है, लेकिन मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं जो कि इसका सिंबल है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये सिंबल 1, और दूसरा जो है, दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है इसको। तो मुझे मालूम है कि अब तक मैक्सिमम बच्चों ने इसे आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये जो फर्स्ट वाला है सर, ये हमारा रियोस्टेट है, और ये जो सेकंड वाला है सर, ये हमारा स्विच है। लेकिन मेरे बच्चों, स्विच तो आपको लिखना ही है, लेकिन क्या लिखना है, ये कैसा सर्किट है, या कैसे सर्किट के लिए स्विच है, या ये कैसा स्विच है। तो मेरे बच्चों, आपने कहा होगा अब तक ये ओपन स्विच है। ये कैसा है, ये ओपन स्विच है, यानी कि अभी करंट फ्लो किसी भी सर्किट में नहीं कर रहा है अगर ये ओपन स्विच लगा हुआ है। आवाज नीचे, अच्छा कम करें, आदत नहीं है ना इसलिए गूंज जा रहा है। अच्छा, उसको एडिट कर लीजिएगा ना कि बंद करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की कि ड्रॉ अ schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells। हमें क्या बनाना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें बैटरी में कितने सेल लगे हुए हैं, 3 सेल लगे हुए हैं, इसलिए ये क्या कहला गई, ये बैटरी कहला गई। ठीक है, तो मेरे बच्चों, मैंने कहा था कि जहां 2 या 2 से ज्यादा सेल लग जाए वो बैटरी कहलाएगी। तो यहाँ पे 3 सेल लगे हुए हैं, तो हम लोग सेल कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक सेल हमारा बन गया। यहाँ से हम लोग एक और सेल बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरा सेल बन जाएगा। एक और सेल हमने बनाया, 3 सेल हमारे बन गए। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि ये हमारा हायर पोटेंशियल है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और क्या बोला गया है हमें, कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। अगर ये 2 वोल्ट ईच है तो इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज 3 into 2 दैट इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अ 5 ohm, अ 10 ohm, एन एमीटर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। इसमें जितने भी चीजें हैं दोस्तों वो सीरीज में लगाई हुई हैं, यानी कि हमें और क्या लगाना है, एक 5 ohm का रेजिस्टेंस लगाना है, एक 10 ohm का रेजिस्टेंस लगाना है, एक एमीटर लगाना है। तो चलिए हम लोग एमीटर को लगा देते हैं। एमीटर मैंने कहा था बच्चों कि एमीटर जो है हमेशा किसमें लगता है, सीरीज में लगता है। हमेशा किसमें लगता है, सीरीज में लगता है। ये एमीटर हमारा लग गया, और इससे हमारा क्या ज्वाइंट है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस ज्वाइंट है, एक हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया। एक और रेजिस्टेंस जो ज्वाइंट है वो 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे बनाते हैं जैसा कि मैंने आपको सिंबल्स में बताया था। ये देखिए कि रेजिस्टेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और ओम को हम लोग OHM ना लिख करके एक ऐसा सिंबल बना देंगे तो इसे हम लोग ओम कहते हैं। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये 10 ओम का हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और क्या इसमें लगा हुआ है, एक प्लग की लगा हुआ है। प्लग की को हम लोग ऐसे लगा देंगे और इसे हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा सर्किट डायग्राम बन करके रेडी हो गया। अगर इसे हमें क्लोज सर्किट बनाना होगा तो एक पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा क्लोज सर्किट बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चों रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। क्या होता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी अगर ये हमारा कंडक्टर है तो इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, ये कितने करंट को जो है अपोज कर रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ये अगर हमारा कंडक्टर है तो ये अपने आप में कितने रेजिस्टेंस को रख रहा है, इसके हिसाब से हम लोग मालूम करेंगे कि करंट हमारा कितना जो है अपोज हो रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, इस तरीके से। आई होप ये आपको विजिबल होगा। और हम जानते हैं कि 1 ओम क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट्स एंड
अलाउज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर टू फ्लो। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी एंड में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर का फ्लो को अलाउ कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर का रेजिस्टेंस बोलेंगे, सॉरी 1 ओम का रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रियोस्टेट के बारे में बताया गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रियोस्टेट इज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज्ड टू रेगुलेट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। ये जो है करंट को वेरी कराने के काम आता है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ द बेस्ट लॉ, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जो कि आप लोगों को पढ़ना है, जो कि हर एक जगह पे यूज होता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि एक लॉ है जो कि हर एक अप्लायंसेस में एप्लीकेबल है। जितनी भी अप्लायंसेस आप यूज करते हैं, चाहे वो हमारा टीवी हो, चाहे वो हमारा एसी हो, चाहे वो हमारा फ्रिज हो, चाहे वो हमारा मोबाइल फोन हो, चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, पीसी हो, हमारा स्मार्ट बोर्ड हो, जितनी भी चीजें हैं उन सब में हमारा ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। हैट्स ऑफ टू दिस ओम्स लॉ, और इसीलिए हमें ये ओम्स लॉ पढ़ना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है ओम्स लॉ। The potential difference V across the ends of a conductor is directly proportional to the current। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। आई होप ये कलर आपको विजिबल हो रहा हो, अगर नहीं हो रहा हो तो मैं इसको व्हाइट ले लेता हूं। यस यस, तो जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। यानी कि मेरे बच्चों, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट हमारी बढ़ेगी, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट हमारी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो क्या होता है कि अगर पहली चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ती है, पहली चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घटती है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि ओम्स लॉ यही है, अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और अगर मैं इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दूं तो हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट का यूज करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR। ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा एक कांस्टेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि अगर कभी भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो वहां पे एक हम कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन करते हैं या कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे करंट, जो पोटेंशियल डिफरेंस था ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जो कि हमारा R है। और इस तरह से हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो जाता है V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। और इसी से हम लोग अगर इसको रीअरेंज करें तो I इज इक्वल टू V अपॉन R बोल सकते हैं, और R इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, V अपॉन I बोल सकते हैं। एक फॉर्मूले से हमारे पास 3 फॉर्मूले देखने को मिल रहे हैं, यानी कि V इज इक्वल टू IR को ही अगर हम लोग रीअरेंज कर दें तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स सो इजी। और ये हमारे उन क्वेश्चंस में आएंगे, उन सारे तमाम क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होंगे जिसमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, करंट फाइंड करना होगा, और भी चीजें फाइंड करनी होगी। आइए हम लोग देखते हैं, जब ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट हुआ, जब ओम्स जी ने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या देखा कि जब हम लोग V को बढ़ाते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, तो हमारा करंट जो है वो भी बढ़ जाता है। यानी कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। और ऐसा उन्होंने वोल्टेज को चेंज कर करके देखा। फॉर एग्जाम्पल, पहले उन्होंने 2 वोल्ट रखा तो करंट आया 1 एम्पियर का, 4 वोल्ट किया तो करंट आया 2 एम्पियर का, 6 वोल्ट किया तो करंट आया 3 एम्पियर का। ठीक है, इस तरह से उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर करके एक ग्राफ प्लॉट किया। तो जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने क्या देखा कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, 45 डिग्री की लाइन आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर ये हमारा क्या है, VI ग्राफ है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। VI ग्राफ मैंने क्यों कहा, क्योंकि करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि X एक्सिस पे हमारा करंट है और Y एक्सिस पे हमारा वोल्टेज है, इसीलिए हमने इसे VI ग्राफ कहा। और इस VI ग्राफ में ये जो लाइन हमें देखने को मिल रही है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, यही हमारी रेजिस्टेंस है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्लोप भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
स्लोप भी बोलते हैं। और वीआई ग्राफ में दोस्तों अगर जितना ज्यादा स्लोप होगा उतनी ज्यादा किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी, यानी कि स्लोप जितना ज्यादा होगा किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है उतनी ही ज्यादा होगी। ये हमें मालूम कैसे पता चलेगा? ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा बना रहा है, अगर ये थीटा अगर कम है तो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, थीटा अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं कि स्लोप ए और ये है हमारा पास स्लोप बी, इन दोनों में रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी? तो इसकी हम देख सकते हैं कि ये जो बी है इसके पास जो थीटा डैश है या जो एंगल है ये ज्यादा है, इसलिए जो रेजिस्टेंस ऑफ बी है ये ज्यादा होगा। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। स्टडी द आईवी ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मेरे बच्चों जो एग्जामिनर है या जो सीबीएसई है ये यहीं पे गेम कर जाते हैं, ये यहीं पे बच्चों के माइंडसेट के साथ खेल जाते हैं। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था वीआई ग्राफ, ये क्या था? वीआई ग्राफ था, लेकिन इसमें जो एग्जामिनर ने दिया है ये क्या दिया है? आईवी ग्राफ दिया है मेरे बच्चों, ये आईवी ग्राफ है, ये वीआई ग्राफ नहीं है। तो सर वीआई ग्राफ और आईवी ग्राफ में डिफरेंस क्या है? जो चीज वीआई ग्राफ में हो रही है ठीक वही चीज आईवी ग्राफ में होगी, लेकिन ऑपोजिट होगी। यानी कि वीआई ग्राफ में अगर एंगल ज्यादा था तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा था, लेकिन आईवी ग्राफ में जैसे ही एंगल कम हो जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन क्या है? स्टडी द आईवी ग्राफ फॉर द थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे कम रेजिस्टेंस जो है वो R3 की है, यानी कि इस केस में सबसे कम जो एंगल है वो R3 की है, यानी कि इस केस में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? R3 का होगा। ठीक है, दूसरे में देख सकते हैं इसके बाद जो एंगल है ये ज्यादा किसका है? R2 का है, इसलिए R2 का एंगल उसके बाद रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा एंगल क्या है? R1 का, इसलिए जो R1 की रेजिस्टेंस है वो सबसे कम हो जाएगी। आईवी ग्राफ में जितना छोटा थीटा, जितना छोटा एंगल, उतना ज्यादा उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस, और जितना बड़ा एंगल उतना ज्यादा, उतनी कम उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस। ये बात हम लोग अपने माइंड में रख लेंगे मेरे बच्चों। और इस तरह से R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1 हमारा आंसर आ रहा है, और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहां तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज अप्लाइड, V की वैल्यू हमें दी गई है 2 वोल्ट। ठीक है, अक्रॉस अ रजिस्टर इफ करंट थ्रू इट इज 3 एम्पियर। करंट जो है वो कितना दिया हुआ है बच्चों? 3 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। कैलकुलेट इस रेजिस्टेंस, और हमें निकालना क्या है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैंने कहा था कि गिवन लिख लीजिए, क्वेश्चन के डिमांड को लिख लीजिए, और आपको मालूम चल जाएगा कि फॉर्मूला क्या लगाना है। ओम्स लॉ, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। ओम्स लॉ क्या होता है कि V इज इक्वल टू IR, ये हमारा ओम्स लॉ है। ये मैं फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि हमारे पास V भी दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है, और R हमें फाइंड करना है। ये R हमें फाइंड करना है, थर्ड चीज फाइंड करनी है, और इन तीन चीज के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, दैट इज ओम्स लॉ। V की वैल्यू है 2 वोल्ट विच इज इक्वल टू I की वैल्यू है 3 एम्पियर multiplied by resistance. I will put R over here as it is. क्यों? क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है, और ये इधर डिवाइड में जाएगा तो R इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा क्या आ जाएगा? ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई डाउट आपको नहीं है। लेट्स सी अनदर स्लाइड, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? अच्छा, ओम्स लॉ में हम लोग याद रखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है या V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? I के। वो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये कब तक? जब तक हमारा टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर जो है हमारा रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करता है, या कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
रेजिस्टेंस जो है मेरे बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, यानी कि अगर कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि अगर लेंथ बढ़ा किसी कंडक्टर का तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस जो है बच्चों वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी मेरे बच्चों, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। यानी दोनों ही चीजें क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ मटेरियल, ये रेजिस्टेंस इस पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, मटेरियल किस टाइप का है। अगर मैं कहूं कि एक तरफ हमारे पास कॉपर है और एक तरफ हमारे पास सिल्वर है तो ये दोनों दोस्तों अलग अलग मटेरियल हो गए और अलग अलग मटेरियल होने के चलते इनकी जो रेजिस्टेंस होगी ये भी डिफरेंट होगी, ये भी डिफरेंट होगी। इसका मतलब कि जो हमारे घरों में जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, एल्यूमिनियम देखते हैं, कॉपर देखते हैं, गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, ये सब की रेजिस्टेंस क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये डिपेंड करती है कि कंडक्टर कौन सा है और क्या है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और थर्ड जो है हमारे पास, फोर्थ सॉरी, ये है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, यानी जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे बिल्कुल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग रेजिस्टेंस वीएस रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की बात करें कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी का मतलब ही है दोस्तों, नाम से ही हम लोगों को मालूम करना है कि रेजिस्ट करना, किसी भी चीज को रेजिस्ट करना, यानी करंट के फ्लो को रेजिस्ट करना। और सबसे हाई रेजिस्टिविटी किसकी है, क्या इंसुलेटर करंट को फ्लो कराते हैं, नहीं, वो रेजिस्ट कराते हैं, वो रोकते हैं कि करंट को फ्लो नहीं होने देना। क्यों, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होता है। इसलिए सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है, इंसुलेटर्स की है, और सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है, कंडक्टर्स की होती है। वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड या रेजिस्टिविटी ऑफ अ सॉरी कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी किस कंडक्टर का क्या लेंथ है, क्या एरिया है, इस पे हमारा रेजिस्टेंस जो है मैटर करता है। यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जैसा मैंने आपको बताया था, और A इज डायरेक्ट और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी कि जब तक हम लोग किसी भी मटेरियल का नेचर चेंज नहीं करेंगे तब तक रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि चाहे उस मटेरियल का कोई भी एरिया हो, कोई भी लेंथ हो, जो उसकी रेजिस्टिविटी है वही रेजिस्टिविटी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक के एरिया को अगर मैं चाहे जितना बड़ा कर दूं, उसके लेंथ को चाहे मैं, अगर ये प्लास्टिक है मेरा और इसकी लेंथ अगर लेट सपोज कि 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है, और इसके मैं अगर लेंथ को 10 सेंटीमीटर कर दूं तो भी ये अभी हमारे करंट को फ्लो नहीं कराएगा। अगर इसके मैं लेंथ को 100 सेंटीमीटर कर दूं तो भी ये करंट को फ्लो नहीं कराएगा, इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। एरिया को बढ़ा दूं, यानी कि अगर इसका एरिया लेट सपोज कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भी ये करंट को फ्लो नहीं कराएगा। अगर इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो भी ये करंट को फ्लो नहीं कराएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस जैसा मैंने बताया कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के, और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो इससे हमारा जो फॉर्मूला बनता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। अगर मैं इसको और इसको एक साथ कंबाइन कर दूं और अगर इसमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊं तो मैंने कहा था कि हम लोग एक क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं, कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन करते हैं, और वो कांस्टेंट क्या है, रो है हमारा कांस्टेंट। और यही रो और कुछ नहीं लेकिन
रेजिस्टिविटी है। यही रो हम लोगों को क्या बताता है, रेजिस्टिविटी बताता है। इसी रो से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं। तो मैंने कहा कि R इज इक्वल टू है रो L अपॉन A। रो का मतलब RHO, इसको हम लोग रो बोलते हैं, रो L अपॉन A। और जो है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये देख सकते हैं, रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। और अगर मैं रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले की बात करूं तो रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। आई होप आपको ये मालूम चला होगा कि ये कैसे आ गया। इसी को हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास रो का फॉर्मूला आ गया, यानी कि यहाँ पे हमने A को ऊपर भेज दिया और L को नीचे ले आया। क्यों? क्योंकि ये इक्वल टू के ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है फॉर्मूला resistivity का आ गया। I hope it is clear. Now let's see, we have a question over here that at 20 degrees Celsius the resistivity of three materials A, B and C are as follows. ये हमारे पास A की रेजिस्टिविटी है, B की रेजिस्टिविटी है और C की रेजिस्टिविटी है। हमारे पास रेजिस्टिविटी है मेरे बच्चों, और मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था कि जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी वो इंसुलेटर्स होंगे, और जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी वो मेटल्स होंगे, वो कंडक्टर्स होंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई देम एज मेटल, एलॉय, इंसुलेटर्स। एलॉय क्या होता है मेरे बच्चों, एलॉय का मतलब होता है जो दो कंपाउंड से मिलकर के बने हुए हों, जो दो मिक्सचर से मिलकर के बने हुए हों, उन्हें हम एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा 10 टू द पावर 12 ओम मीटर रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट ओम मीटर होती है। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी मुझे सी की दिखाई पड़ रही है, यानी कि सी क्या है मेरे बच्चों, हमारे पास इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें बी और ए की, तो इसमें 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -8 दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर मैं फ्रंट नंबर की बात करूं तो ये 1.6 है, ये 6.84 है। तो 1.6 जो है वो 6.84 से बहुत ज्यादा कम है, इसलिए ये ए क्या हो जाएगा हमारा, इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, इसलिए ए क्या हो जाएगा हमारा, मेटल हो जाएगा। वेरी गुड, सो ए इज आर मेटल। अब अगर बात करें हम लोग बी की, तो ये हमारा अंडरस्टूड हो गया कि अगर सी हमारा इंसुलेटर है, ए हमारा मेटल है, तो बी हमारा क्या होना चाहिए, एलॉय होना चाहिए। बी हमारा क्या होना चाहिए, एलॉय होना चाहिए। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सारे क्वेश्चंस जो हैं क्लियर हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर मेड ऑफ एन एलॉय इज जनरली, किसी भी वायर का जो कि एलॉय से बना होता है उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हायर देन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल होती है, यानी उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है। जैसे मैं बात करूं कि गोल्ड प्लस टिन, इससे जो एलॉय बनेगा उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंगल गोल्ड एंड सिंगल टिन। सिंगल गोल्ड और सिंगल टिन के कंपैरिजन में जब उन दोनों को मिक्स कर दिया गया और उससे जो एलॉय बनाया गया उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, अगर मैं कंपेयर करूं अकेले इसकी गोल्ड की और अकेले टिन की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की। अ वायर ऑफ लेंथ L इज ग्रेजुअली स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू 3L। एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो L है, एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो L है, और इसे स्ट्रेच किया गया, स्ट्रेच किया गया यानी कि इसे खींचा गया सो दैट इसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, 3 गुना हो गई, 3L हो गई। यानी कि इसको स्ट्रेच किया गया कुछ इस तरीके से, और इसकी जो L है या जो लेंथ है ये 3L हो गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज R, अगर इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, यानी जब इसकी लेंथ L थी तब इसका रेजिस्टेंस R था, तो व्हाट इज दिस न्यू रेजिस्टेंस, तो इसका जो नया रेजिस्टेंस है, यानी जब हमने इसे स्ट्रेच कर दिया है तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो हम सब जानते हैं बच्चों कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जितना लेंथ बढ़ेगा उतनी रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस भी हमारी
बढ़ जाएगी, यानी कि अगर लेंथ हमारा 3 गुना हो गया है, 3x हो गया है, तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यानी कि पहले अगर हमारा रेजिस्टेंस R था तो अब रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 3R हो जाएगा। और यहीं पे आप लोग गलत कर देंगे, यहीं पे आप लोग गलत कर देंगे मेरे बच्चों। क्यों, पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो है, लेकिन मेरे बच्चों मैंने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर ये हमारे पास L लेंथ का हमारे पास वायर है और अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा, खींचूंगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो एरिया है वो कम हो जाएगी मेरे बच्चों, एरिया कम होगी। यानी कि अगर जो लेंथ है ये 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो जो एरिया है वो 3 टाइम्स कम हो जानी चाहिए। यानी कि ये जो इसका एरिया है अगर इतना है तो ये जो एरिया है ये 3 गुनी कम हो जानी चाहिए। अगर इसको मैंने 3 टाइम्स इंक्रीज किया है इसके लेंथ को, या 3 टाइम्स स्ट्रेच किया है इसे। आई होप यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है इसको मैं अभी फिलहाल के लिए इरेज कर देता हूं। हाँ, तो ये हमारे पास एक कंडक्टर था जिसकी जो लेंथ थी वो L थी, और इसको हमने स्ट्रेच किया किसमें, ताकि इसकी जो L हो गई वो 3L हो गई, और इसका अगर एरिया A था तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, A/3 इसका एरिया हो जाएगा। क्या हुआ, दिक्कत है क्या? ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, A/3 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला अभी ठीक इसके पहले, ठीक 2 मिनट पहले। और अगर आप भूल गए हैं तो वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखिए। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी हमारे पास L है और एरिया भी हमने क्या एज्यूम किया है, A एज्यूम किया है। और इसकी जो रेजिस्टेंस होगी मेरे बच्चों वो क्या होगी, ये भी हो जाएगी रो L अपॉन A। और चूंकि L जो है हमारा 3 टाइम्स बढ़ गया है तो L की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, 3L अपॉन A। A जो है हमारा कितना है, अगर लेंथ हमारा 3 गुना बढ़ा है तो एरिया हमारा 3 गुना कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बट रेजिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये बात आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, इसकी रेजिस्टेंस की, तो ये R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो 3L इंटू 3 ऊपर आ जाएगा और A हमारा नीचे आ जाएगा। इट्स अ बेसिक मैथमेटिक्स दोस्तों, क्योंकि अगर ये हम लोग डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर ऊपर चला जाता है और डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है। ये बेसिक मैथ्स तो आपको मालूम ही होगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रो 3 3 9 L अपॉन A आ जाएगा। और रो L अपॉन A हमारा क्या था मेरे बच्चों, ये R ही तो था, यानी कि पहला इनिशियल रेजिस्टेंस था। तो इस रो L अपॉन A को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं R से, और फाइनली हमारा जो रेजिस्टेंस आ जाएगा इस मटेरियल के लिए ये क्या आ जाएगा, 9 का 9 एज इट इज आ जाएगा। और रो L अपॉन O को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ R से, तो ये हमारा R आ जाएगा। और फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, मेरे बच्चों 9R आ गया। सो आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, 3R नहीं बोलना है, बिल्कुल इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 9R आंसर लेकर के आना है। हाँ।